Okay friends, we are going to study measure of central tendency and measure of variation. Of course in this chapter we are only going to look at central tendencies. Okay. So basically central tendency means an average. So what's an average? Suppose there are two classes, class A and class B, and you want to find out, or rather you want to compare the scholastic aptitude of A and B. सिंपल वर्ड्स में आपको ये करना है कि आपको देखना है कि दोनों में से कौन सा बेहतर क्लास है एकेडमिक के हिसाब से, करेक्ट। अब बहुत सारे बच्चे हैं, समझो मान लो ए में आपके पास 50 बच्चे हैं, बी में आपके पास 60 बच्चे हैं, तो आप ये कंपेयर नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना होगा कि ए का आपके पास कोई एक मार्क मिलना होगा। मान लो इनका मार्क है 65 और इनका अगर कुल मिला के एक मार्क समझ लो 75। अभी बड़ा आसान हो गया कि B इज बेटर देन A, करेक्ट। ये जो मैंने नंबर यहाँ लिखा है ये एवरेज। अगर आप ये तमाम नंबर यहाँ पर लाइन से लिखो, जैसे अगर इधर इसको ऐसा लिख दोगे 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70 अगर आप लिखोगे तो आपका नजर आता है कि आपका जो 65 हमने यहाँ फिगर लिया है ये सेंटर में है, और इसके लिए इसका वर्ड हो जाता है सेंट्रल टेंडेंसी। हम लोग ने स्टार्टिंग में जो नाम लिखा था यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इट मींस। सो लेट्स ऑन एन एवरेज ट्राई टू रीड व्हाट इज गिवन इन दिस पैराग्राफ। ओके, सो व्हाट इज गिवन इन दिस पैराग्राफ? इन दिस पैराग्राफ इट इज गिवन an average is a single figure which gives you clear picture of the data. It always lies somewhere in the central part of the data. It is arranged in serial order. Therefore, averages are called measure of central tendency. जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था वही चीज है। एग्जाम्पल भी उन्होंने वही दिया है। हम दूसरी और जो हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहे हैं इसमें कई सारे डेफिनेशंस हैं। एरिथमेटिक मीन है, मीडियन है, मोड है। एरिथमेटिक मीन भी कई सारे आते हैं, जैसे आप ग्रुप अनग्रुप डेटा लेते हो, ग्रुप डेटा लेते हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेते हो, तो हर एक का अपना अपना फॉर्मूला है। अपने को पहले देखना है कि डेटा कौन सा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और इस हिसाब से हमको एरिथमेटिक मीन बताना है। इसी तरह से आगे जब हम मीडियन निकालेंगे, मोड निकालेंगे और इनकी बात करेंगे तब भी ऐसे ही करेंगे कि मीन के जैसे ही मीडियन के लिए अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो रेगुलर मेथड फॉर अरिथमेटिक मीन। आपको मीन निकालने का दो तरीका है, एक रेगुलर लंबा सा मेथड है और एक शॉर्टकट मेथड हमारे पास है। यहाँ पर हम लॉन्ग मेथड या रेगुलर मेथड जिसको कहते हैं उससे हम इसको करने वाले हैं। तो देखिए हमको यहाँ डेटा दिया हुआ है 5, 10, 15, 20, 25। कितने नंबर है? गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर हमारे पास है। अच्छा, आपको कैलकुलेटर्स यूज करने अलाउड है तो आपको कैलकुलेटर लेकर बैठना होगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हम काफ़ी कैलकुलेशंस करते हैं। सो पेन और बुक के अलावा कैलकुलेटर भी तैयार रखिए। इसको ऐड करने के बाद आपको 75 मिलता है, और जैसे मैंने पहले कहा यहाँ 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड कर लिया, जिससे आपको मिला 15। तो आपका एरिथमेटिक मीन हो गया 15। इसी को सब चीज़ों को जो मैंने अभी आपको समझाया उसको फॉर्मूला के तौर पे अगर आपको लिखना है तो x1, x2, x3 और xn यानी n नंबर है आपके पास, n से आपने डिवाइड किया तो आपको मिला एवरेज। यहाँ पर जो ये e जैसा दिखता है इसको हम समेशन बोलते हैं, जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको सिर्फ ऐड करना है। तो ऐड करना है ये कहने के लिए आपने एक छोटा सा सिंबल दे दिया, इसको हम समेशन का सिंबल बोलते हैं। सो x बार विल बी समेशन x अपॉन n, ठीक है। और ये किस चीज के लिए है? ये है अनग्रुप डेटा के लिए। और ये कौन सा मेथड है? रेगुलर मेथड, ये लंबा या लॉन्ग मेथड। और शॉर्ट मेथड की बात करते हैं, शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में इन्होंने कई सारे फॉर्मूला दिए हैं, इसको न देखते हुए हम आगे जाकर एक एग्जाम्पल देखेंगे। So you will be able to understand it much better. तो देखिए यहाँ पे बड़े बड़े नंबर दिए हुए हैं और हमने इन नंबर को ऐसा लिखा है, और
हमने अपने अंदाज से देखा है कि एवरेज शायद 60 होगा। खैर आपने कोई भी अगर एज्यूम करेंगे तो आपका एवरेज बहुत फर्क नहीं आएगा, पर एज ए जनरल रूल हम हमेशा नंबर बीच वाले लेते हैं। तो यहाँ हमने 60 लिया और ये जो फॉर्मूला में यहाँ ए लिखा हुआ है वो है 60। फिर से एक बार बता रहा हूँ आपको कि ये नंबर को अगर आप ऑर्डर में लिखें तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये ए जो 60 है वो करीब बीच में आता है। तो 60 ले लिया, उसके बाद हर नंबर को 60 से माइनस किया, यानी 64 माइनस 60, ए की तरफ आप 60 देखो, 64 माइनस 60 आपको 4 मिलेगा, 60 माइनस 60 आपको 0 मिलेगा, 62 माइनस 60 आपको 2 मिलेगा। याद रखिएगा ए की जगह आपको 60 रखकर देखना है, 65 के माइनस 60 आपको मिलेगा। तो ये तमाम वैल्यू आपको आ गए। तो ये सारे वैल्यू को आपको मैंने पहले ही बताया कि कैलकुलेटर लेकर रखिए, इसको कैलकुलेट कीजिए। 4 और 2 6, 6 5 11 करेक्ट, और फिर इसको कर लीजिए, आपको 28 मिलेगा। 28 को आपने 7 से डिवाइड किया तो 4 में 4 मिला आपको। अब ये आपका एवरेज नहीं है, ये आपने कैलकुलेट क्या किया, यू बार, जिसका मतलब ये है कि डिफरेंस आपने जो गेस किया था और एक्चुअल एवरेज का बीच का डिफरेंस जो है वो है 4। तो क्या आपको एवरेज कैसे मिलेगा देखते हैं। तो देखिए ये x बार है, u बार प्लस ये फॉर्मूला था। तो 4 हमारे लिए u बार आया था, पिछली बार आपने देखा रहेगा, प्लस 60 जो हमने गेस किया था, दोनों को मिलकर आपको मिला 64 करेक्ट। थोड़ी सी वेरीफाई करते हैं, टीचर डेटा पे चले जाते हैं और हमारा पहले वाला मेथड हम यूज करते हैं। अगर आप इसको सब ऐड करोगे, ऐड करके देख लो जरा, ऐड करना बहुत आसान है। 4 प्लस 6 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये नंबर मिल जाएगा और ये सारे 6 है तो 6 1 2 3 4 5 6 7 42 और फिर जो नंबर आया उसको मिलकर आपका टोटल आ जाएगा, जैसे उन्होंने किया है 448। इसको आप 7 से डिवाइड करो तो 7 नंबर थे तो 64 मिला। अब देखिए दरअसल अगर आप ये तो यहाँ पर इन्होंने बनाया है इसलिए ऐसा आता है, थोड़ा बहुत फर्क तो होगा इसमें रेगुलर में और शॉर्टकट में। तो ये हमारा था ग्रुप डेटा। चलिए अभी हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला थोड़ा अलग होगा आपको हर जगह में। यहाँ पर भी हमारा रेगुलर मेथड आएगा। तो हमारा नॉर्मल डेटा कैसा होता है कि एक तरफ हमारा x लगा हुआ होता है, दूसरी तरफ f लगाया हुआ होता है और फिर हम उसका कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, x बार इज समेशन। पिछली बार मैंने बताया ना समेशन, समेशन क्या होता है, समेशन यानी एडिशन। यहाँ पर भी समेशन है, समेशन यानी क्या, f के साथ आपको एडिशन, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर आपको नंबर दिए गए हैं, यहाँ आपकी फ्रीक्वेंसी है 10 × 5 आपका 50 हो गया, 20 × 10 आपका 200 हो गया। जैसे ये तमाम वैल्यू सिंपली यहाँ निकाला है, कैलकुलेटर पहले से आपके पास है तो जरा टोटल कीजिए, देखिए कितना आता है 210। इसका टोटल मिला 60। फिर से ये चिन्ह देखिए, इसका मीनिंग टोटल। वहाँ उन्होंने फॉर्मूला हमको ये दिया था, हमने ये फॉर्मूला लगाया और ये आपको मिला 35। अब इसी को शॉर्टकट में देखेंगे, आपको यहीं पे मैं बता देता हूँ शॉर्टकट में क्या होता है कि आपको गेस करना होता है। अब यहाँ गेस करना काफ़ी आसान है, ये चारों में से अगर आप बीच का देखेंगे तो ये दोनों में से कोई भी एक गेस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग उनका एग्जाम्पल देखेंगे, उन्होंने कैसे गेस किया है। तो देखिए ये दूसरा मेथड हो गया हमारा। ये दूसरा मेथड में हम शॉर्टकट देखते हैं। ये क्या है, ये क्लास इंटरवल है। पिछली बार अपने को 10 20 ऐसा था, यहाँ पे 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है, 30 to 40 है, 40 to 50 है। तो इसका क्लास इंटरवल कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसको लिखते हैं C। C का मतलब क्या, 10। ये हमेशा का तरह का आपका फ्रीक्वेंसी है। इन दोनों का बीच का वैल्यू आया, जिसे नाम दिया हुआ है मिड पॉइंट। बीच का वैल्यू है 5 15 25 35 45, ये मिल गया। और जैसे पीछे आपने किया था, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 40 आएगा, 10 को इससे मल्टीप्लाई करो 150 आएगा, फिर ऐड कर दिया तो फिर से समीशन आया, ये टोटल हो गया। इसका टोटल भी मौजूद है, फॉर्मूला लगा दीजिए। चलिए देखते हैं शॉर्टकट। ये सब वही फॉर्मूला है जो अभी हमने देखा, वो फॉर्मूला फिर से देख लेंगे। क्लास इंटरवल वही है, फ्रीक्वेंसी वही है, मिड पॉइंट भी वही आ गया। और ये भी यहाँ पर कितने वैल्यू है, 1 2 3 4 5। तो इसका मिड वैल्यू 25 क्यों, क्योंकि बीच में
अब a बन जाएगा 25, इन दोनों के बीच का क्लास इंटरवल हो गया 10, c का मतलब 10। याद रखिए यहाँ पे पहली बार बहुत सारे साइंस है, तो a 25 क्योंकि बीच की वैल्यू है, c 10 है, इन दोनों के बीच का क्लास इंटरवल, और ये फॉर्मूला लगाएंगे x माइनस a अपॉन c। x क्या होगा x5, a क्या होगा 25, c क्या होगा 10। तो बताइए तो ये नंबर क्या आएगा? सीधी सी बात है, अगर आप 25 में से 5 निकालेंगे तो 20 मिलेगा, उसको 10 से डिवाइड करोगे -2, इसी तरह से आप सब करोगे तो -2 0 1 2 मिलेगा। अब सीधी सी बात है, इसको ऐड करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा, लेकिन हम वो नहीं करते हैं। हम यहाँ क्या करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? फ्रीक्वेंसी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया आपको -16 -10 0 10। तो ये टोटल भी देखिए, पिछली बार टोटल काफी बड़ा था, 1000 में था, और ये टोटल देखिए कितना छोटा है। करेक्ट। ये फॉर्मूला लगा के क्या किया, पिछली बार जैसे u कैलकुलेट किया, u मीन नहीं है, u हमें ये बताता है कि अगर आपने 25 लिया है तो आपने कैलकुलेट किया वो 25 और एक्चुअल मीन का बीच का डिफरेंस किया। मैं फिर से बता रहा हूँ, u इज नॉट द एवरेज, u इज द डिफरेंस बिटवीन द assumed mean and the actual mean. So the actual mean will be equal to what? Will be equal to c, that is what 10 into u bar which is -12 upon 50। फिर से देखिए, u bar is -12 upon 50, -12 upon 50 लिया, c का वैल्यू डाल दिया, a ऐड किया और आपको ये आंसर आया। थोड़ा सा यहाँ उन्होंने फॉर्मूला में जरा आगे पीछे किया है। फिर से आप देखिए, u bar ये ऐसा आपका u bar मिल गया, c into u bar आपने पहले निकाला, और ये जो वैल्यू मिला उसको बाद में a से ऐड किया, जिससे जाकर आपको ये एवरेज आ गया। ठीक है, तो ये 3 मेथड हो गए अरिथमेटिक मीन निकालने के। करेक्ट। तो ये थोड़ा आप लोग बाद में कोशिश करके देखिए ये सम्स कैसे करेंगे करके। हम आगे जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। थियरी का एक आध क्वेश्चन यहाँ पर आता है, और ये आपको पढ़ना होगा, एकदम सिंपल है। सम ऑफ डिफरेंसेस, द सम ऑफ डिफरेंसेस ऑफ एक्चुअल डेटा एंड इट्स मीन इज ऑलवेज 0। यानी अगर आप कोई भी एवरेज लोगे और उसमें से हर एक वैल्यू को निकालोगे, उसका टोटल हमेशा 0 आएगा। ठीक है, जैसे उन्होंने यहाँ पर बताया हमको कि अगर हमारा एवरेज 75 आता है और सब चीज़ों को हम अगर ऐड करते हैं तो हमारा वैल्यू हमेशा 0 होता है। 75 को 5 से निकालो, 75 को 10 से निकालो, ऐसे करो और सब ऐड करो तो सीधी सी बात है 0 आता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, तो हम लोग ऐसे समझते हैं कि आपके पास एक क्लास है, समझिए यहाँ पर आपके पास क्लास है, क्लास ए पिछली बार देखा था, इसमें 10 बच्चे हैं। क्लास बी है, इसमें 15 बच्चे हैं। क्लास ए का एवरेज है 60, क्लास बी का एवरेज है 50। अब सवाल ये है कि कुल मिलाकर इनका एवरेज क्या होगा। यहाँ से फॉर्मूला में जो n1 दिया है ना, ये n1 क्या है? ये n1 है A में कितने बच्चे हैं, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट 1, n2 इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट 2। I made a mistake, I suppose. n1 is the number of elements in set 1 and n2 is the number of elements in set 2. What is x1? It is the average of elements of A, average of A. And what is x2? It is the average of B. Okay. And then of course what we do is we just put the numbers. आप सब नंबर यहाँ डालते हैं। जैसे इसके केस में अगर आप डालोगे तो आपको मिलेगा 10 into 16, करेक्ट, प्लस 15 into 15, और नीचे क्या करोगे 10 और 15 को ऐड करोगे 25, इससे आपको नंबर आ जाएगा। अभी हम उनका एग्जाम्पल देखते हैं कि उन्होंने क्या किया हुआ है। देखिए उन्होंने ऐसे दिया हुआ है, उन्होंने 2 क्लास दिया है। उन्होंने कहा कि देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड देयर एवरेज इज 80। There is another class which has 150 students and their average is 75. Now what is the combined arithmetic mean? So obviously n1 क्या होगा 100, x1 क्या होगा 80, n2 क्या होगा 150 और x2 क्या होगा 75। अभी आप लोग काफी होशियार हैं, तो आपको यहाँ पर पहले वैल्यू डालना है। कैलकुलेटर मौजूद है आपके पास, देखिए वैल्यू आ जाएगी आगे साइड। ठीक है, इसको डाउन करो। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीन। मेरिट्स का मतलब क्या होता है, व्हाट आर द यूज। डीमेरिट्स यानी उसकी कमियां क्या है, करेक्ट। मेरिट्स यानी फायदा क्या है, डीमेरिट्स यानी नुकसान क्या है। पहली बात तो है कि जैसे अभी आपने देखा है, ये काफी समझने में आसान होता है। दूसरा, इसको कैलकुलेट करने में आसानी है, और ये तमाम जितने भी वैल्यू है सबके ऊपर डिपेंड होता है। ऐसा कुछ नहीं कि कोई वैल्यू आपने छोड़ दिया
इट इज यूज्ड फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यानी आगे भी हम लोग जब सीखेंगे, आप देखेंगे जब हम कोरिलेशन रिग्रेशन करेंगे तब हम मीन का इस्तेमाल करेंगे। Demerits, it is effects by extreme values sorry, it is affected by extreme values, यानी समझो एक आपके पास बहुत छोटा वैल्यू या एक बड़ा सा वैल्यू आ गया तो आपका एवरेज में बहुत बड़ा फर्क आता है, बहुत बड़ा अंतर आता है। वो उसी चीज को यहाँ उन्होंने लिखा है कि इट इज इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। इट कैन नॉट बी स्टडीड फॉर क्वालिटेटिव डेटा। हाँ, ये क्वालिटेटिव है ना, हम सिर्फ नंबर की बात कर रहे हैं। अगर आप किसी चीज की खूबसूरती की बात कर रहे हो, किसी की इंटेलिजेंस की बात कर रहे हो, तो ये डेटा इसके लिए काम नहीं आएगा। और वो तो खैर स्टैटिस्टिक्स में जो हम न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक्स करते हैं वो कैसे भी काम, ठीक है।